पार्ट 2 है टॉप 50 लैंडमार्क जजमेंट ऑन इंडियन पिनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता। आपके अपकमिंग उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज और आपके अपकमिंग राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए सबसे ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होने वाली हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, आपके प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। दी पार्लियामेंट अटैक केस स्टेट वर्सेस मोहम्मद अफजाल गुरु 2005 सुप्रीम कोर्ट। 2005 सुप्रीम कोर्ट स्टेट वर्सेस मोहम्मद अफजल गुरु पार्लियामेंट अटैक केस के नाम से यह केस पॉपुलरली जाना जाता है। साइटेशन 2005 सुप्रीम कोर्ट आप ध्यान रखिएगा। और ये जो केस है, ये केस है सेक्शन 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 302 मर्डर एंड सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड ये केस था। दिस वॉज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन दी बिल्डिंग, ये मामला भारत की लोकतांत्रिक सुरक्षा पर था। यह बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमला था ये भारत की लोकतांत्रिक सुरक्षा पर था, तो इसलिए ये केस बहुत ज्यादा सीरियस भी था। और इसलिए वेजिंग वॉर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अपराध है उसके अंदर ये सेक्शन 121 के अंदर इंक्लूड किया गया था। 13 दिसंबर 2001 को आर्म्ड टेररिस्ट ने भारत की संसद पे अटैक किया। अफजल गुरु को कन्विक्ट किया गया कॉन्स्पिरेसी के लिए, अबेटमेंट अंडर सेक्शन 121 ऑफ द आईपीसी, जो वेजिंग वॉर और अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी एंड वेजिंग वॉर सेक्शन 121 के अंदर इनको किया गया फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, और कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B के अंदर लायबल किया गया फॉर वॉर अगेंस्ट द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अटैक ऑन द पार्लियामेंट इज एन असॉल्ट ऑन द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या कहा? अटैक ऑन द पार्लियामेंट इज एन अटैक ऑन द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। डिस्पाइट कंट्रोवर्सी, द कोर्ट upheld death penalty, setting an example of terrorism law under IPC। अगर इस केस की रेलिवेंस की बात करें तो ये मेजर प्रेसिडेंट है ऑन दी नेशनल सिक्योरिटी, और ये जो केस है हमें दिखाता है यूज ऑफ सेक्शन 121 आईपीसी रेड विद सेक्शन 120B जो कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट को प्रोवाइड करता था। और ये केस आपको मेंशन करना है जहां पर अगर एंटी टेरर लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और एंटी टेरर लॉ को एग्जिस्ट करता है आईपीसी के साथ, ये भी हमें ये केस बता रहा है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है मेंस के पर्सपेक्टिव से, इस केस को आपको कहां यूज करना है? व्हेन राइटिंग अबाउट द वेजिंग वॉर, सॉवरेनिटी और टेररिज्म जूरिस्प्रूडेंस जैसे क्वेश्चन या ऐसे आए तो वहां पर आपको इसको मेंशन करना है। अब अगला केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट वर्सेस संजय दत्त। मतलब ये केस हमें क्या बता रहा है कि क्राइम, और अगर आप सेलिब्रिटी हो तो लॉ अपना काम करेगा, आपको सजा मिलेगी, चाहे आप कितने ही इन्फ्लुएंशियल पॉपुलर बंदे हो, आपको सजा मिलेगी। इस केस के अंदर स्टेट वर्सेस संजय दत्त की बात कर रहे हैं। 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन इन्वॉल्व थे? आईपीसी का सेक्शन 3, सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी का, आर्म्स एक्ट और टाडा एक्ट के प्रावधान लगे थे जिसके तहत संजय दत्त को दोषी पाया गया था। स्टेट वर्सेस संजय दत्त 2013 सुप्रीम कोर्ट, आईपीसी का सेक्शन 3, सेक्शन 120B, आर्म्स एक्ट, टाडा एक्ट। यहां बॉलीवुड का किससे मिलन हुआ था? एंटी टेरर लॉ से हुआ था, अगर मैं आपको संक्षिप्त भाषा में बताना चाहूं तो। एक्टर संजय दत्त वाज अरेस्टेड फॉर इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स लिंक्ड टू 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। ये केस के अंदर एक्टर संजय दत्त का अरेस्ट हुआ था because he was possessing the illegal arms and those arms were linked with 1993 Bombay blast case. Though he was acquitted under the Tata, he was convicted under Arms Act plus IPC के section 120B for criminal conspiracy के लिए उनको liable किया गया for illegal possession of the arms। Arms Act के अंदर अवैध हथियार रखने के लिए और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B के अंदर इनको दोषी पाया गया था। ये केस हमें ये बात बहुत सही तरीके से और सही मायने में समझाता है कि लॉ इज ब्लाइंड टू सेलिब्रिटी स्टेटस। लॉ इज blind to celebrated status. Fame cannot protect
एनीवन फ्रॉम द ड्यू प्रोसेस। जो आपकी फेमस छवि है, जो आपका रुतबा है, वो आपको ड्यू प्रोसेस से नहीं बचा सकता। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो न्याय आपको सजा देगा ही देगा, लीगल सिस्टम आपको सजा देगा ही देगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया, शोइंग दैट क्रिमिनल लायबिलिटी अप्लाइज इक्वलिटी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट दी थी और यह शो किया कि जो क्राइम, जहां तक लॉ की बात है, क्रिमिनल लायबिलिटी की बात है, वो सबके ऊपर इक्वल तरीके से अप्लाई होता है। ये जो केस है ये इंटरप्ले दिखाता है ऑफ द स्पेशल लॉज लाइक टाडा एंड आईपीसी, शो स्कोप ऑफ 120B इन लार्ज स्केल कॉन्स्पिरेसीज। ये केस हमें जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला प्रावधान है उसका इंटरप्ले दिखाता है, उसका स्कोप दिखाता है। जब बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर कोई कॉन्स्पिरेसी होती है तो उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। यूज दिस केस इन द सेलिब्रिटी ट्रायल्स और द फेयरनेस इन द प्रोसिक्यूशन डिस्कशंस। In essay type answers on the anti-terror laws like TADA, UAPA plus IPC overlap, आपको ये केस मेंशन करना है। एग्जाम चेकर को तुरंत रिकॉल होगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब अगला केस है याकूब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। याकूब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2015 सुप्रीम कोर्ट। याकूब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2015 वॉल्यूम 9 SCC 552। और इसके अंदर जो प्रोविजन इन्वॉल्व हैं वो है सेक्शन 302 मर्डर से रिलेटेड, मर्डर की पनिशमेंट, और साथ में 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड प्रोविजंस पर ये केस था। ये था फाइनेंशियल ब्रेन बिहाइंड 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। याकूब मेनन was the financial brain behind 1993 Bombay blast. Yaqub Menon was convicted under the IPC section 302 murder and section 120B conspiracy for consolidating the finances and logistic for the blast in which over 250 people died. यहां पर जो याकूब मेनन था उसको सजा दी गई इस केस के अंदर फॉर IPC 302 मर्डर की सजा दी गई और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट किए थे मुंबई टेरर 1993 बॉम्बे ब्लास्ट के लिए कोऑर्डिनेट किया था, फाइनेंसिस का जुगाड़ किया था, लॉजिस्टिक सप्लाई किया था, जिसके अंदर 250 इनोसेंट लोगों की जान गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीमेडिटेशन, मास कैजुअलिटीज एंड ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लीव नो स्कोप फॉर लीनियंसी। इस केस के अंदर क्योंकि ये सोची समझी रणनीति के तहत ये क्राइम किया गया था और जो कैजुअलिटीज हुई थी 250 से ज्यादा लोग मर गए थे और उसके साथ साथ यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को की धज्जियां उड़ा दी, तो इसलिए हम इसके साथ कोई भी लीनियंसी नहीं दे सकते। हिज डेथ सेंटेंस वाज अपहेल्ड आफ्टर इवन रिव्यू, क्यूरेटिव एंड मर्सी पिटीशंस वर ऑल रिजेक्टेड। इनके केस के अंदर डेथ पेनल्टी के लिए इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली, वो रिजेक्ट कर दी गई, क्यूरेटिव डाली, वो भी रिजेक्ट, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ने भी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनको मिलनी ही नहीं थी। अगर रेलिवेंस की बात करें तो ये केस हमें बताता है फाइनलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी के बारे में। इट ऑल्सो डिफाइंस द प्रोसीजरल फेयरनेस अंडर आर्टिकल 21। ये जो केस है ये असेंशियल है फॉर द डिबेट्स ऑन द डेथ जूरिस्प्रूडेंस एंड द टेररिज्म सेंटेंसिंग। टेररिज्म सेंटेंसिंग, इज इट क्लियर? आपको ये यूज करना है विद शत्रुघ्न चौहान केस फॉर टू कंट्रास्ट डिले वर्सेस स्विफ्ट एक्शन जूरिस्प्रूडेंस ऑन द डेथ रो केसेस। ध्यान रखिएगा, अगला केस हम शत्रुघ्न चौहान का ही कर रहे हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन द पेंडेंसी ऑफ डेथ पिटीशन, डेथ मर्सी पिटीशन। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है आईपीसी के सेक्शन 302 पर प्लस आर्टिकल 21 राइट ऑफ प्रिजनर्स पर। आईपीसी सेक्शन 302 पर जो डेथ पेनल्टी की बात करता है, डेथ पेनल्टी एंड आर्टिकल 21 उसके भी स्पेसिफिक राइट ऑफ प्रिजनर्स पर, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स पर, जो कैदी है उसके अधिकारों पर यह केस था। इस केस के अंदर क्या हुआ था? इस केस ने एक नया डायमेंशन दिया डेथ पेनल्टी को
पोस्ट कन्विक्शन प्रिजनर राइट्स को। जब एक डेथ पेनल्टी किसी भी एक दोषी को दोषी करार दिया जाता है, फिर उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाए, तो उसके बाद भी उसके पास कुछ राइट्स होते हैं एज अ कैदी, तो उनके बारे में ये केस जो इंपॉर्टेंस है वो बताता है। मल्टीपल डेथ रो कन्विक्ट्स ने रिट पिटीशन फाइल की थी इस केस के थ्रू, अलीजिंग रीजनेबल डिले इन मर्सी पिटीशन डिस्पोजल की, मतलब उनकी जो मर्सी पिटीशंस हैं वो प्रेसिडेंट के पास बहुत लंबे समय से लंबित पड़ी हैं और प्रेसिडेंट उनको डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि उनको कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, कब उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, कब उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि उनके मन में रोज रोज एक कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है, मैं जिंदा बचूंगा या टांग दिया जाऊंगा, मरूंगा या जिंदा बचूंगा। तो मतलब वो रोज रह रहकर मर रहे हैं प्रिजनर। तो ये केस उसी के ऊपर था, डिले इन डिसाइडिंग दी मर्सी पिटीशन ऑफ द डेथ रो कन्विक्ट्स। मल्टीपल डेथ रो कन्विक्ट्स ने इस केस के अंदर रिट पिटीशन फाइल की कि जो उनकी मर्सी पिटीशन डिसाइड करनी थी प्रेसिडेंट के द्वारा, उस पे अनरीजनेबल डिले हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर महत्वपूर्ण रूलिंग देते हुए ये कहा कि डिले इन मर्सी पिटीशन इज नॉट अ ट्रिवियल डिले, कि मर्सी पिटीशंस के अंदर जो डिसाइड करने में जो आप देरी कर रहे हैं वो एक छोटी मोटी देरी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है इन कैदियों का, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है इन कैदियों का, और उसके साथ साथ ये वायलेशन भी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 का, अनुच्छेद 21 का भी ये हनन है। कोर्ट ने डजन्स ऑफ डेथ सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर दिया था लाइफ इंप्रिजनमेंट में, कम्यूट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डेथ रो कन्विक्ट्स के जो सेंटेंसेस थे उनको डेथ पेनल्टी से कम्यूट करके किस में कन्वर्ट कर दिया था, लाइफ इंप्रिजनमेंट में कर दिया था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी टाइम से नहीं निभा रहा था। प्रेसिडेंट वाज नॉट डिसाइडिंग द केसेस विद इन रीजनेबल टाइम। अगर इस केस की बात करें तो ये रेलेवेंस है फॉर द लैंडमार्क केस फॉर द प्रिजनर्स डिग्निटी, और इसके साथ साथ ये मर्ज करता है एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन को और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को। ये केस आपके आईपीसी का जो 302 वाला प्रोविजन है वो, और उसके साथ साथ क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल 21 और डेथ पेनल्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको मेमन वाला केस, याकूब मेमन के केस को यूज करना है फॉर स्ट्रिक्ट व्यू, और शत्रुघ्न चौहान इस केस को मेंशन करना है फॉर रिफॉर्मिस्टिक व्यू, सुधार वाले व्यू के लिए, लीनियंसी वाले व्यू के लिए। दैट कंट्रास्ट fetches the full marks for you in the exam. Now coming to the next case, that is Muhammad Arif versus Registrar Supreme Court of India. Muhammad Arif versus Registrar Supreme Court of India. This case is again of 2014, और इस केस के अंदर कौन कौन से प्रोविजन इन्वॉल्व थे? सेक्शन 302 मर्डर से रिलेटेड, उसके साथ साथ डेथ सेंटेंस रिव्यू वाला एस्पेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व था। वही एस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न चौहान, याकूब मेनन वाले पॉइंट से ही मिलते जुलते प्रोविजन है, और उसमें साथ साथ आर्टिकल 21 और 32 भी इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल 21 एंड 32, आर्टिकल 21 एंड 32। और इस केस के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था, कैन अ पर्सन सेंटेंस टू डेथ बी डिनाइड ओपन कोर्ट हियरिंग एट द रिव्यू स्टेज, कि जो एक पर्सन है जिसको डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी गई है और वो अगर रिव्यू पिटीशन डालता है तो क्या उसको ओपन हियरिंग मना की जा सकती है एट द स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिव्यू। शुड डेथ पेनल्टी रिव्यू पिटीशन गेट ओपन कोर्ट हियरिंग्स और नॉट? यही सबसे बड़ा सवाल था कि जब भी डेथ पेनल्टी के जो कन्विक्टेड केस होते हैं उसमें अगर जो कन्विक्टेड पर्सन है, एक्यूज्ड है, अगर रिव्यू पिटीशन डालेगा तो क्या उसको ओपन हियरिंग, ओपन कोर्ट हियरिंग डिनाई की जा सकती है या उसको मिलनी ही मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में कहा बिल्कुल मना नहीं कर सकते, उसका अधिकार है, आप उसको ओपन कोर्ट हियरिंग ही देंगे। मोहम्मद आरिफ कौन था? मोहम्मद आरिफ ये रेड फोर्ट अटैक केस के अंदर कन्विक्टेड पर्सन था। रेड फोर्ट अटैक केस, मोहम्मद आरिफ ने इस केस के अंदर क्या आर्ग्यू किया? He argued that review petitions in death cases should not be decided in chambers but in open court.
उन्होंने ये बोला, जो एक्यूज था मोहम्मद आरिफ, उसने ये बोला कि जो उसकी रिव्यू पिटीशंस हैं वो चैम्बर के अंदर डिसाइड नहीं होनी चाहिए, ये भी ओपन कोर्ट के अंदर ही डिसाइड होनी चाहिए। और इस पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ बिल्कुल ओपन कोर्ट के अंदर डिसाइड होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था, उसने इस केस के अंदर मोहम्मद आरिफ के पॉइंट से एग्री किया और ये बोला कि इन डेथ पेनल्टी मैटर्स ओरल हियरिंग इन रिव्यू इज पार्ट ऑफ फेयर प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21। ओपन कोर्ट हियरिंग्स आर पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, open court hearings are part of the fair procedure under article 21. This case establishes open court review as a constitutional right in capital punishment cases. अगर इस केस की हम रेलिवेंस की बात करें, इस केस की अगर हम रेलिवेंस की बात करें तो ये स्ट्रेंथन करता है ड्यू प्रोसेस को अंडर आर्टिकल 21। ये केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पावर्स की और उसके साथ साथ आईपीसी सेक्शन 302 की। ये जो केस है ऑफन साइट किया जाता है कहां पर, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एसेज के अंदर। और इंटरव्यू में आपसे यहां से डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि क्या जब एक डेथ रो कन्विक्ट अपनी रिव्यू के लिए अप्लाई करता है, कोर्ट से बोलता है कि भाई डिसीजन को रिव्यू करो, तो क्या उससे उस समय ओपन कोर्ट हियरिंग मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। एग्जाम के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ये केस इंपॉर्टेंट है। आपको इस केस को कोट करना है, व्हेन आस्क्ड अबाउट प्रोसीजरल फेयरनेस इन द डेथ सेंटेंसेस अपील और द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 पोस्ट कन्विक्शन। अगली जजमेंट की बात करते हैं, स्वामी श्रद्धानंदा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2008 सुप्रीम कोर्ट केस है और ये भी सेक्शन 302 मर्डर से रिलेट करता है। सेक्शन 302 मर्डर से रिलेट करता है। लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट रिमिशन वाले एस्पेक्ट पर है ये केस। लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट रिमिशन। अब ये क्या है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। देखिएगा इस केस के अंदर, ये केस मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सम क्राइम्स आर टू सीरियस फॉर द सिंपल लाइफ इंप्रिजनमेंट बट नॉट ग्रेव एनफ फॉर डेथ। कोई क्राइम ऐसे होते हैं जो इतने सिंपल भी नहीं है कि एक नॉर्मल हम उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे के छोड़ दें, और इतने ग्रेव भी नहीं है कि हम डेथ पेनल्टी दे। तो मतलब कहीं बीच वाली सिचुएशन हमें अपनानी पड़ेगी। इन दिस केस स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी वाइफ को मार के घर के अंदर जमीन में दबा दिया था जस्ट फॉर दी प्रॉपर्टीज। केस के फैक्ट्स ये हैं, जो स्वामी श्रद्धानंद था उन्होंने अपनी वाइफ को मार के घर के अंदर जमीन में दबा दिया, किस लिए, प्रॉपर्टी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एक नया डॉक्ट्रिन डेवलप किया, लाइफ इंप्रिजनमेंट कैन मीन इंप्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ विदाउट एनी रिमिशन और पैरोल। स्वामी श्रद्धानंद पहला केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब होता है नेचुरल लाइफ का, बिना किसी रिमिशन के और पैरोल के। ना पैरोल मिलेगी और ना ही सरकार उसकी पनिशमेंट को कम कर सकती है बाय एक्सरसाइजिंग द एग्जीक्यूटिव पावर। दिस क्रिएटेड अ मिडल पाथ बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ डेथ एंड सिंपल लाइफ सेंटेंसेस। रेलिवेंस क्या है, लैंडमार्क केस है फॉर सेंटेंसिंग जूरिस्प्रूडेंस, सेंटेंसिंग जूरिस्प्रूडेंस पर है। आपको ये केस कहां साइट करना है, व्हेन राइटिंग ऑन द जुडिशियल डिस्क्रिशन इन द पनिशमेंट। दिस केस एस्टैब्लिशेस स्पेशल कैटेगरी sentences under section 302, that is life imprisonment without remission और without parole। आपको ये केस बिल्कुल भी नहीं भूलना है जब आप कनेक्ट करेंगे किसी क्वेश्चन को ऑन द एस्पेक्ट ऑफ बच्चन सिंह एंड माची सिंह केस व्हाइल डिस्कसिंग द कैपिटल पनिशमेंट डॉक्ट्रिन। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वाला जो आप डॉक्ट्रिन डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको इसको फिट भी करना है, ध्यान रखिएगा। अगला जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी निथारी सीरियल किलिंग्स। सुरेंद्र कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2011 सुप्रीम कोर्ट निथारी सीरियल किलिंग्स पर यह लैंडमार्क जजमेंट है। और ये केस के अंदर जो प्रोविजन इन्वॉल्व है आईपीसी का सेक्शन 302 एंड सेक्शन 376 जो रेप से रिलेट करता है, मर्डर और रेप से रिलेटेड ये केस था। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग क्रिमिनल केसेस इन इंडिया, द निथारी सीरियल किलिंग्स। सुरेंद्र कोहली जो डोमेस्टिक हेल्प था किसका,
मोनिंदर सिंह पंडेर का उस वॉज एक्यूज्ड ऑफ सीरियल रेप एंड मर्डर्स ऑफ द चिल्ड्रन। सुरेंद्र कोहली जो डोमेस्टिक हेल्प था, नौकर था, घर का मददगार था, काम करने वाला था, किसका? मनिंदर सिंह पंडेर का। उसको एक्यूज किया जाता है किस लिए? सीरियल रेप्स के लिए और मर्डर करने के लिए उसके घर में बच्चों के, और कैनाबलिज्म के लिए, मतलब फिर मांस को खाने के, उन बच्चों के मांस को खाने का भी आरोप लगे। डिस्पोजल ऑफ बॉडी, फिर जो डेड बॉडी थी उन बच्चों की, उनके पार्ट्स को नालियों में, गंदे नालों में फेंकने के भी आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द ब्रूचुअलिटी एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ द क्राइम जस्टिफाई डेथ पेनल्टी। इस केस के अंदर सिर्फ एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं किया गया था, बहुत सारे निथारी सीरियल किलिंग, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ ऐसा किया गया था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इस केस के अंदर जो जघन्यता हुई है, ब्रूटैलिटी हुई है, और जो रिपीटेटिव नेचर ऑफ द क्राइम है, ये जस्टिफाई करता है डेथ पेनल्टी को एज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंडीड। इस केस का रेलेवेंस आता है, आपके क्लासिकल केस है फॉर एग्रेवेटिंग फैक्टर्स इन सेंटेंसिंग के ऊपर, सीरियल नेचर, विक्टिम वल्नरेबिलिटी एंड दी ब्रूटैलिटी के ऊपर। आपको ये केस एक्सप्लेन करना है सीरियल मर्डर्स के अंदर, विक्टिम वल्नरेबिलिटी के अंदर और चाइल्ड राइट से रिलेटेड एस्पेक्ट पर। मेंशन दिस केस अलोंग विद धनंजय चटर्जी इन रेप मर्डर केसेस फॉर अ कंप्लीट आंसर इन ऑन आईपीसी सेक्शन 302 प्लस सेक्शन 376 जो रेप से रिलेट करता है, प्लस सेंटेंसिंग पॉलिसी पे। अगला केस है आपका स्टेट वर्सेस आर राधाकृष्ण पिल्लई। आर राधाकृष्ण पिल्लई 2011 सुप्रीम कोर्ट, 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन इन्वॉल्व हैं? सेक्शन 409 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट से रिलेट करता है, और उसके साथ साथ सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेट करता है। इस केस के अंदर क्या हुआ? इस केस का जो मेन मुद्दा था या मेन पॉइंट था वो मैं आपको बताता हूं। पॉलिटिशियंस भी लॉ के ऊपर नहीं है, ये केस हमें बताता है। ये मैसेज दिया था क्लियर कट इस केस ने कि पॉलिटिशियंस भी लॉ के ऊपर नहीं है। फॉर्मर केरला मिनिस्टर आर बालाकृष्ण पिल्लई was found guilty of criminal conspiracy and breach of trust in a power supply scam causing huge loss to public exchequer। फॉर्मर केरल मिनिस्टर, उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए दोषी पाया गया इन अ पावर सप्लाई स्कैम कॉजिंग ह्यूज लॉस टू दी पब्लिक एक्सचेकर। स्टेट को बहुत घाटा करवा दिया स्कैम के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये लेट डाउन किया कि पब्लिक सर्वेंट आर ट्रस्टीज ऑफ दी पीपल। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लोक सेवक होते हैं, नेता इंक्लूडेड बीइंग पार्ट ऑफ दी पब्लिक मशीनरी, वो ट्रस्टी होते हैं किसके? जनता के। बिट्रेयल ऑफ दैट ट्रस्ट, इन्होंने यहां पर स्कैम किया तो ये एक बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट भी था, इज अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। कन्विक्शन की अगर हम बात करें तो 1 ईयर रिगरस इंप्रिजनमेंट दी गई अंडर सेक्शन 409 प्लस 120 बी। और ये केस का रेलेवेंस क्या था? दिस केस इज अ टॉप केस फॉर पॉलिटिकल करप्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अब्यूज ऑफ ऑफिस से। ये केस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपके पब्लिक लॉ और एथिक्स वाले क्वेश्चंस के अंदर। आपको ये केस हेल्प करेगा मेंस एग्जामिनेशन के अंदर इन करप्शन रिलेटेड पॉलिसी डिबेट्स, एसेज एंड व्हेन आंसरिंग the section 13 of the Prevention of Corruption Act question along with IPC section 409। अब अगला जो जजमेंट है वो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 सुप्रीम कोर्ट। ये केस रिलेट करता है रेप जैसे जघन्य अपराध पर, आईपीसी सेक्शन 376 पर। इस केस के अंदर क्या हुआ था? अ टीनेज गर्ल वॉज रेप्ड एंड ट्रायल कोर्ट ने अननेसेसरी ह्यूमिलिएटिंग क्वेश्चन पूछे थे विक्टिम से। ट्रायल कोर्ट के अंदर अननेसेसरी ह्यूमिलिएटिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे विक्टिम से अंदर। इसमें जो मेन इशू था पहले मैं आपको वो भी बता देता हूं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा। ये केस जो मेनली रिलेट करता है सेक्शन 376 से एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ विक्टिम टेस्टिमनी पर भी ये केस रिलेट करता है। और सवाल ये था इस केस के अंदर कि क्या एक कैन अ रेप कन्विक्शन स्टैंड ऑन सोल टेस्टिमनी
ऑफ द विक्टिम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल हाँ, कि अगर किसी केस के अंदर, रेप केस के अंदर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, मगर जो विक्टिम की टेस्टिमनी है वो रिलायबल है, स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो क्या सिर्फ सोल टेस्टिमनी ऑफ रेप विक्टिम पर आप एक्यूज्ड को सजा दे सकते हैं? तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा हाँ दे सकते हैं। इस केस के अंदर हुआ क्या था, ए टीनेज गर्ल वाज रेप्ड एंड ट्रायल कोर्ट के अंदर उनसे अननेसेसरी, विक्टिम से अननेसेसरी ह्यूमिलिएटिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर जजमेंट देते हुए कहा कि जो विक्टिम की टेस्टिमनी है अगर वो क्रेडिबल है, वो एनफ होगी अपने आप में एक्यूज्ड को सजा दिलाने के लिए। कोरोबोरेशन की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, कोरोबोरेशन इज नॉट मैंडेटरी, कोरोबोरेशन इज ऑप्शनल। सिर्फ विक्टिम की टेस्टिमनी के बेस पर भी, जो क्रेडिबल है उसके बेस पर आप एक्यूज्ड को सजा दे सकते हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को क्वेश्चन किया कि आपको अपनी कोर्ट में विक्टिम्स को हरास नहीं होने देना है। डोंट हरास विक्टिम विद द कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन इन द कोर्ट्स। डोंट ग्रांट बेल casually in the heinous offenses too. That was also point laid down by the Supreme Court in this case कि जब कोई भी ऐसा सीरियस केस आए तो बेल इजीली मत दीजिए। ये केस रेलिवेंट है फॉर आईपीसी सेक्शन 376, रेप से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये आपसे पूछा जाएगा। और बीएनएस की बात करें तो जो रेलिवेंट प्रावधान है वहां पर आपका रेप के टॉपिक पर यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बना रहेगा। क्रूशियल है फॉर विक्टिम सेंटरिंग अप्रोच के लिए, सेंसिटिविटी इन रेप ट्रायल्स के लिए और उसके साथ साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए। इन आईपीसी सेक्शन 376 ऐसे क्वेश्चंस ऑन जुडिशियल एटीट्यूड डिस्कशंस, आपको स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन को गुरमीत सिंह और फिर उसको बिल्ड करना है अपने आंसर को थ्रू साक्षी, मथुरा गैंग रेप केस, मथुरा रेप केस और निर्भया गैंग रेप केसेस के साथ। दिस discussion or this series of answers or the cases will fetch you full marks in the exam. Next case is State versus Santosh Kumar Singh 2010 Supreme Court. State versus Santosh Kumar Singh 2010 Supreme Court. इस केस को पॉपुलरली जाना जाता है प्रियदर्शनी माट्टू केस के नाम से। इस केस को पॉपुलरली जाना जाता है प्रियदर्शनी माट्टू केस के नाम से। ठीक है, केस का नाम क्या है याद रखिएगा दोबारा से, स्टेट वर्सेस संतोष कुमार सिंह 2010 सुप्रीम कोर्ट। और यह केस रिलेट करता है आईपीसी सेक्शन 302 पर एंड सेक्शन 376 जो रेप से रिलेटेड प्रोविजन है। मर्डर और रेप से रिलेटेड ये केस बनता है। पॉपुलरली इस केस को प्रियदर्शनी माट्टू केस के नाम से जाना जाता है। दिस केस, ये वो केस था जिसने देश को हिला दिया था। अ ब्राइट लॉ स्टूडेंट प्रियदर्शनी माट्टू was raped and murdered in 1996 by संतोष कुमार सिंह, the son of a senior police officer. एक सीनियर पुलिस अधिकारी के बेटे संतोष सिंह ने एक ब्राइट लॉ स्टूडेंट प्रियदर्शनी माट्टू का रेप किया और मर्डर किया 1996 के अंदर। उस पर यह केस है। ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया था ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पर्सन का बंदा था, बच्चा था एक्यूज जो था, तो इसलिए एविडेंस नहीं कलेक्ट किए गए, लैक ऑफ एविडेंस हुआ, ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया। मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस एक्विटल को कन्वर्ट किया रिलाइंग ऑन मेडिकल एविडेंस शोइंग इंजरीज एंड रेप। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया ऑन द बेसिस ऑफ इंजरीज एंड एविडेंस ऑफ मेडिकल एविडेंस ऑफ रेप। अब और उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ स्ट्रैंगुलेशन की, गला घोटने के भी प्रूफ मिले थे। उसके बेस पर एंटायर थ्रेट, अर्लियर थ्रेट्स वर आल्सो गिवन बाय द संतोष सिंह, और संतोष सिंह ने इस केस के अंदर प्रियदर्शनी माट्टू को जो विक्टिम थी उनको पहले थ्रेट्स भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन, मतलब कन्विक्शन वाले पॉइंट को अपहोल्ड किया, बट डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो डेथ पेनल्टी अवार्ड की थी संतोष सिंह को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट करके लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, स्टेटिंग दो द क्राइम इज सीरियस इट डज नॉट क्वालिफाई एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, माना कि क्राइम सीरियस है, मगर ये डेथ पेनल्टी के लिए स्पेशली जो कार्व्ड आउट केस है रेयरेस्ट ऑफ रेयर का क्राइटेरिया, उसमें फॉल नहीं करता। इस केस का रेलिवेंस ये है कि
ये केस हमें ये दिखाता है कि हाउ हायर जुडिशरी करेक्ट्स ट्रायल कोर्ट एरर्स, और उसके साथ साथ ये केस हमें ये भी दिखाता है कि जुडिशियल रेस्ट्रेंट होना चाहिए इवन इन द ब्रूटल क्राइम्स। परफेक्ट एग्जांपल है फॉर साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 302 एंड सेक्शन 376। अब मेंस टिप्स की बात करते हैं। आपको इस केस को कंबाइन करना है निर्भया एंड मथुरा रेप केस के साथ टू डिस्कस रेप सेंटेंसिंग ट्रेंड्स। अगला केस है स्टेट वर्सेस मनु शर्मा, जसिका लाल केस 2010 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट वर्सेस मनु शर्मा जसिका लाल केस 2010 सुप्रीम कोर्ट। ये केस प्राइमरीली आपका है सेक्शन 302 पर, आईपीसी के सेक्शन 302 पर ये केस रिलेट करता है। मर्डर से रिलेटेड ये केस है। हॉस्टाइल विटनेस और मीडिया ट्रायल के इर्द गिर्द ये केस घूमता है। मॉडल जसिका लाल was shot point blank at a Delhi party in 1999। 1999 के अंदर मॉडल जसिका लाल को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है जस्ट बिकॉज शी रिफ्यूज टू सर्व ड्रिंक टू द एक्यूज्ड पर्सन, क्योंकि उसने शराब सर्व करने से मना कर दिया था एक्यूज्ड को। और इस केस के अंदर एक्यूज्ड कौन था? एक्यूज्ड था मनु शर्मा, सन ऑफ अ पावरफुल पॉलिटिशियन। एक्यूज्ड कौन था? मनु शर्मा, सन ऑफ अ पावरफुल पॉलिटिशियन। इनिशियली उसको एक्विट किया जाता है। रीजन क्या दिया जाता है? विटनेसेस थे वो होस्टाइल हो गए, प्रेशर में या फिर इंटिमिडेशन की वजह से सारे विटनेस केस के अंदर जो सरकारी गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए और कोई एविडेंस नहीं आ पाया, इसलिए मनु शर्मा को छोड़ दिया गया। बट दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीरियसली लिया और स्पेशली आफ्टर मैसिव मीडिया आउटरीच, जब ये केस मीडिया लाइमलाइट में आया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रवैया अपनाया इस केस के अंदर और कन्विक्ट किया एक्यूज्ड को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को बेस किया ऑन बैलिस्टिक एंड फोरेंसिक एविडेंसेस के ऊपर, आई विटनेस टेस्टिमनीज के ऊपर, रोल ऑफ होस्टाइल विटनेस एंड कल्चर ऑफ फियर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यह भी कहा कि कोर्ट मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया। कोर्ट मीडिया के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए बट कांट इग्नोर द पब्लिक फेथ इन जस्टिस एज वेल। अगर इस केस के रेलेवेंस की बात करें तो ये लैंडमार्क है फॉर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, पब्लिक इन्फ्लुएंस ऑन दी क्रिमिनल ट्रायल्स। और ये केस एक्सप्लेन करता है सेक्शन 302 आईपीसी इन पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस। अगर हम एग्जाम से रिलेटेड एस्पेक्ट की बात करें तो आपको ये केस कहां पर मेंशन करना है? इन एनी आंसर इन्वॉल्विंग मीडिया ट्रायल, विटनेस प्रोटेक्शन और सेलिब्रिटी जस्टिस। और अगर मीडिया ट्रायल का ऐसे आ जाए तो जरूर से जरूर इसको मेंशन जरूर करना। अगला केस है स्टेट वर्सेस विकास यादव, नीतीश कटारा मर्डर केस। स्टेट वर्सेस विकास यादव, नीतीश कटारा मर्डर केस 2016 सुप्रीम कोर्ट, 2016 सुप्रीम कोर्ट। आईपीसी का सेक्शन 302 इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ सेक्शन 364 जो किडनैपिंग से रिलेट करता है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। दिस केस इज इंडियाज मोस्ट साइटेड केस ऑन ऑनर किलिंग। नीतीश कटारा मर्डर केस ऑनर किलिंग पर मोस्ट साइटेड केस है। नीतीश कटारा यंग मैन वॉज इन लव विद भारती यादव फ्रॉम अ पॉलिटिकली पावरफुल फैमिली। नीतीश कटारा एक यंग मैन था, वो प्यार करता था भारती यादव नाम की लड़की के साथ जो एक पॉलिटिकली पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। और उस नीतीश कटारा को यहाँ पर अबडक्ट किया जाता है और मार दिया जाता है बाय हर ब्रदर विकास यादव। नीतीश कटारा वॉज मर्डर्ड बाय द ब्रदर ऑफ भारती यादव, नेमली विकास यादव। क्यों? बिकॉज ऑफ कास्ट बेस्ड एंड फैमिली ऑनर प्रेशर। क्यों मारा गया? क्योंकि क्यों मार दिया? जातियां अलग अलग थी, लड़का लड़की की जातियां अलग थी और फैमिली ऑनर प्रेशर, समाज में इज्जत का प्रेशर, सो कॉल्ड इज्जत का प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्लियरली कहा दिस इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस मोटिवेटेड बाय मिसप्लेस्ड ऑनर। जो ऑनर है ही नहीं उससे ये केस
मोटिवेटेड है। और द कोर्ट, इस केस ने के अंदर कोर्ट ने रिलाय किया डीएनए एविडेंस पर, विटनेस टेस्टिमनी पर, रिकवरी ऑफ ब्रंट बॉडी, जली हुई बॉडी और जले हुए व्हीकल के एविडेंस के ऊपर रिलाय किया, और 25 साल की इंप्रिजनमेंट दी विकास यादव को विदाउट रिमिशन। 25 साल की इंप्रिजनमेंट दी विकास यादव को, और बिना किसी कोई रिमिशन नहीं हो सकता, इस तरीके से दी। ये टेक्स्ट बुक केस है फॉर ऑनर किलिंग एंड सोशल क्राइम्स। आईपीसी का सेक्शन 302 जो मर्डर से रिलेटेड है, और उसके साथ साथ सेक्शन 364 इंटरप्रिटेशन इन कास्ट बेस्ड वायलेंस पर ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो ये केस आपको कहाँ इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा, सोशो लीगल टॉपिक्स में, ऑनर किलिंग वाले में स्पेसिफिकली, ऑनर किलिंग में स्पेसिफिकली, एथिक्स इन क्रिमिनल लॉ एंड विक्टिम सेंट्रिक सेंटेंसिंग में। अगली जजमेंट है स्टेट वर्सेस सुशील शर्मा, तंदूर कांड। तंदूर कांड, स्टेट वर्सेस सुशील शर्मा तंदूर कांड 2001 सुप्रीम कोर्ट का केस है। यह केस रिलेट करता है आईपीसी के सेक्शन 302 मर्डर से, और इस केस का फोकस आता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर और मर्डर जैसे जघन्य अपराध पर। सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर, दिस केस वाज अ केस ऑफ मर्डर कवर्ड इन एशेज। डेड बॉडी को तंदूर में जला दिया जाता है और राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है। केस में हुआ क्या था, सुशील शर्मा, अ यूथ कांग्रेस लीडर, शॉट हिज वाइफ। सुशील शर्मा जो एक कांग्रेस लीडर था, उसने अपनी वाइफ को गोली मार दी। देन ही ट्राइड टू बर्न हर बॉडी इन अ रेस्टोरेंट तंदूर इन 1995, और अपनी वाइफ की डेड बॉडी को तंदूर में, रेस्टोरेंट के तंदूर में डालकर जलाने की कोशिश की 1995 के अंदर। इस केस का कोई भी मुख्य साक्षी, डायरेक्ट एविडेंसेस, डायरेक्ट विटनेस नहीं था, सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ही थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर रिलाय किया मेडिकल रिपोर्ट्स पर, कन्फर्मिंग बुलेट वुंड्स के ऊपर, रिकवर्ड वेपन के ऊपर, और फोरेंसिक एविडेंस ऑफ दी बर्न्ट डेड बॉडी के ऊपर। ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे कम्यूट कर दिया थ्रू दो ग्रूसम, इट वॉज नॉट एक्सट्रीमली डिप्रेव्ड और प्री प्लान्ड एनफ फॉर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कह दिया कि ये एक्सट्रीमली डिप्रेव्ड नहीं था। अरे भाई, तू यहां पर इंसान खुद की वाइफ को मार के तंदूर के अंदर ये इंश्योर कर रहा है कि भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस तो कर ही रहा है कि भाई वो राख में कन्वर्ट हो जाए वहीं की वहीं। ये डिप्रेव्ड क्यों नहीं है, एक्सट्रीमली डिप्रेव्ड क्यों नहीं है? यहां मैं आई डू नॉट एग्री विद दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। हाँ, इवन दो इट मे कम कि इट वाज नॉट प्री प्लान्ड एनफ फॉर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। ये जरूरी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की हर जजमेंट के साथ कंकर करें, बट डिसएग्री करने के पीछे भी रीजन होने चाहिए। यही असली ओपिनियन बेस्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है लीगल एजुकेशन का। ये केस क्या इलस्ट्रेट करता है? ये केस इलस्ट्रेट करता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस कब सफिशिएंट होता है किसी केस में कन्विक्शन के लिए। दिस केस डिफाइंस थ्रेशोल्ड फॉर द डेथ पेनल्टी अंडर आईपीसी सेक्शन 302। ये केस को आपको कहां पर यूज करना है? आपको ये केस यूज करना है अपने एग्जाम में शरद बिरदीचंद शारदा को एक्सप्लेन करने के लिए 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ दी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड जब हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर जो एक लैंडमार्क जजमेंट है शरद बिरदीचंद शारदा का केस, उसके साथ आपको इसको एसोसिएट करना है। अगली जजमेंट है सीबीआई वर्सेस गुरमीत राम रहीम केस। सीबीआई वर्सेस गुरमीत राम रहीम केस 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये बाबा पता ही नहीं लोग क्यों इन्हें कहते हैं। स्टेट वर्सेस गुरमीत राम रहीम केस 2018। धाराएं कौन कौन सी इस केस के अंदर इन्वॉल्व थी? सेक्शन 376 रेप, सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सेक्शन 376 रेप और सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के प्रावधान इसके अंदर
इन्वॉल्व थे। और इस केस की थीम क्या थी? अब्यूज ऑफ स्पिरिचुअल एंड द रिलीजियस पावर से ये केस रिलेट करता है। ये केस हमें यह भी बताता है कि गुरु होने का मतलब ये नहीं कि कानून के आप ऊपर हो। गुरु होने का मतलब ये नहीं कि कानून के भी ऊपर आप हो। डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह ने को कन्विक्ट किया जाता है इस केस के तहत फॉर रेपिंग 2 फीमेल फॉलोअर्स इनसाइड हिज आश्रम। आश्रम जो सीरीज भी है वो भी इसी केस के ऊपर इसी केस पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह was convicted of raping 2 female follower inside his आश्रम। विक्टिम ने अनोनिमस लेटर लिखे थे 2002 में, पर केस प्रूव हुआ जब सीबीआई ने जांच शुरू की, मेडिकल एविडेंसेस सामने आए और थ्रेट का एनालिसिस हुआ। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि कंसेंट ऑब्टेन्ड थ्रू स्पिरिचुअल डोमिनेशन इज नो कंसेंट अंडर आईपीसी 376 की अगर कोई बंदा सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपना स्पिरिचुअल डोमिनेंस दिखाकर कंसेंट ले रहा है तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, और वैसे भी ये नो कंसेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी एज वेल। राम रहीम को 20 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया गया है इस केस के मुताबिक। और ये केस का रेलेवेंस ये है कि ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से डोमिनेंस, फियर एंड अथॉरिटी कंसेंट को विशिएट करते हैं। ये केस लैंडमार्क है फॉर अब्यूज ऑफ पोजीशन इन सेक्शन 376 एंड 306 केसेस। अगर हम लॉ की बात करें तो ये असेंशियल है इन एनी डिस्कशन ऑन कंसेंट जूरिस्प्रूडेंस, पोक्सो ओवरलैप और रेप लॉ इवोल्यूशन। ये सब जजमेंट ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है बट एवरी जुडिशरी एस्पिरेंट मस्ट मास्टर दीज टू स्कोर फुल मार्क्स इन दी क्रिमिनल लॉ क्वेश्चंस। आपको कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब देना है कि अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से विच केस हैज shocked you the most? Which case has shocked you the most? Comment down in the section. Is it Jessica case? Is it Priyadarshini Mattu case? Is it Nithari case? Is it Ram Rahim case? Or is it Parliament attack case? और अगर ऐसे ही केसेस का एनालिसिस और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आगे के केसेस की तरफ और चलते हैं। अगला केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस आशाराम बापू। वाई वी आर कॉलिंग हिम एज बापू? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस आसाराम 2018 सुप्रीम कोर्ट, जोधपुर पोक्सो कोर्ट का डिसीजन है ये। जो प्रोविजन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं 376, 506 और उसके साथ साथ पोक्सो एक्ट के प्रावधान इन्वॉल्व हैं। 2013 के अंदर सेल्फ स्टाइल्ड गोडमैन आशाराम was accused of raping a 16-year-old girl at his आश्रम। 2013 के अंदर आसाराम नाम का ठगिया बाबा, उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि उसने 16 साल की बच्ची के साथ अपने आश्रम में जघन्य अपराध कर दिया, रेप जैसा। The survivor alleged that she was spiritually manipulated, isolated and sexually assaulted। जो विक्टिम थी इस केस के अंदर, प्रोसिक्यूट्रिक्स थी, उसने ये बोला कि उसके ऊपर आध्यात्मिक रूप से दबाव डाला गया और उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको अकेला छोड़ दिया गया और उसका सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया। इस केस के अंदर जो की एविडेंसेस हैं वो इंक्लूड करते हैं माइनर्स कंसिस्टेंट टेस्टिमनी। माइनर एक बार भी अपने बयान से नहीं पलटी, यही बेस बना इस केस के अंदर सजा दिलाने का। आपको मैं एक बहुत बात बताता हूं, जब सामने इतना बड़ा, इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस वाला बंदा सामने इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ जब केस लड़ा हो, उसके खिलाफ गवाही देने हो, अच्छे टूट जाते हैं। इस केस के अंदर जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है। उसकी किसी भी टेस्टिमनी के अंदर कोई भी हेरफेर नहीं दिखा। यही कारण है इस केस में ये केस न्याय तक पहुंचा और एक्यूज्ड को सजा मिली। आप बताइए कि क्या इस केस में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी उसने
बहुत ही हिम्मत वाला काम किया या नहीं किया, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब इस केस के अंदर जो एविडेंसेस थे वो इंक्लूड क्या करते थे कि जो माइनर की जो टेस्टिमनी थी वो बिल्कुल कंसिस्टेंट थी। दूसरा, मेडिकल एग्जामिनेशन असॉल्ट को कंफर्म कर रहा था, सेक्सुअल असॉल्ट को कंफर्म कर रहा था। तीसरा, विटनेस ने जो टेस्टिमनी दी थी, जो दूसरे विटनेस थे उन्होंने टेस्टिमनी दी थी, वो कोअर्जन और स्पिरिचुअल ब्लैकमेल शो कर रहे थे। मतलब प्रोसिक्यूटर्स की जो टेस्टिमनी थी, जो विक्टिम थी उसकी टेस्टिमनी भी ये शो कर रही थी कि स्पिरिचुअल डोमिनेंस, स्पिरिचुअल कोअर्जन और ब्लैकमेल वगैरह शो किया गया था। कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या डिक्लेयर किया कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस कैन नॉट ओवरराइड बॉडीली ऑटोनॉमी और विशिएट कंसेंट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो स्पिरिचुअल डोमिनेंस होता है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है, वो अपने शरीर के ऊपर अपनी मर्जी या फिर सहमति को विशिएट नहीं कर सकता। कन्विक्शन अंडर आईपीसी सेक्शन 376 हुआ, 506 हुआ और उसके साथ साथ पोक्सो के अंदर कन्विक्ट किया गया और ये लैंडमार्क चाइल्ड प्रोटेक्शन जजमेंट के रूप में हमेशा साइट किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस केस का क्या रेलेवेंस है? इस केस का रेलेवेंस ये है कि ये शो करता है कि किस तरीके से स्पिरिचुअल डोमिनेशन फ्री कंसेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सेक्शन 376 आईपीसी और उसके साथ साथ पोक्सो कन्वर्जेंस पर भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस परफेक्ट है टू अंडरस्टैंड रेप विदाउट डायरेक्ट एविडेंस, रेप ऑफेंस विदाउट डायरेक्ट आई विटनेस एंड इन्फ्लुएंस बेस्ड कोअर्जन वाले क्वेश्चंस के लिए। जुडिशरी एस्पिरेंट स्पेशली आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है कि आपको ये केस हमेशा साइट करना है, कहां पर? पोक्सो बेस्ड मेंस आंसर्स पर। अगला केस है स्टेट वर्सेस तरुण तेजपाल 2021 सेशंस कोर्ट गोवा का केस है। ये स्टेट वर्सेस तरुण तेजपाल 2021 सेशंस कोर्ट गोवा का केस है। सेक्शन इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व थे? सेक्शन 376 आईपीसी सेक्सुअल असॉल्ट एट वर्क प्लेस। तहलका मैगजीन का नाम सुना होगा सबने, उसका फॉर्मर एडिटर तरुण तेजपाल पर सीरियस एलिगेशंस लगे। क्या? सेक्सुअल असॉल्ट इन अ होटल लिफ्ट ऑन अ जूनियर एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ कॉर्पोरेट रिट्रीट। कंपनीज में कॉर्पोरेट रिट्रीट वगैरह चलती है, आपको पता होगा कि अगले साल हम ऐसा बेटर करेंगे, ऐसा मैटर करेंगे, मीटिंग होती है। वो पंचायत सीरीज वाला आपने डायलॉग सुना है बनराखच का? मीटिंग करेंगे, हलवा मीटिंग, कुछ नहीं होता। अगले साल हम ऐसा करेंगे, कुछ नहीं होता। तहलका मैगजीन का जो फॉर्मर एडिटर तरुण तेजपाल, उसके ऊपर सीरियस एलिगेशन लगे कि सेक्सुअल असॉल्ट इन अ होटल लिफ्ट ऑन अ जूनियर एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ कंपनी रिट्रीट के दौरान अपनी एक जूनियर एम्प्लॉय के साथ लिफ्ट के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट किया। ट्रायल कोर्ट ने इस केस के अंदर ट्रायल जो था इस केस के अंदर वो फोकस था पावर इम्बैलेंस के ऊपर, क्योंकि एक तरफ मैनेजर है, कंपनी का चीफ एडिटर इन्वॉल्व है और एक जो जूनियर एम्प्लॉय है। दूसरा, लैक ऑफ एक्सप्लिसिट वर्बल कंसेंट, जो एम्प्लॉय थी उसका कोई कंसेंट नहीं था, वर्बल कंसेंट नहीं था। विक्टिम्स इमीडिएट डिस्क्लोजर टू दी कोलिग्स, विक्टिम के साथ क्या हुआ, उसने तुरंत अपने दूसरे सहयोगियों को, सहकर्मियों को बताया। गोवा ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को एक्विट कर दिया, बट जजमेंट फेस नेशनल बैकलैश फॉर विक्टिम ब्लेमिंग टोन। इस केस के अंदर जो ट्रायल कोर्ट थी उसने तरुण तेजपाल को एक्विट किया, मगर जजमेंट ऐसी थी जिस वजह से नेशनल बैकलैश, मतलब हर तरफ इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि कैसे आप छोड़ सकते हो। जब विक्टिम ने टेस्टिमनी दे दी, विक्टिम अपने कोलिग्स को बता रही है, तब ऐसी स्थिति के अंदर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? तो गोवा सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की। प्रोसीडिंग्स ऑनगोइंग है इस केस के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड दिस रेजेस की क्वेश्चंस अबाउट पावर, कंसेंट एंड वर्कप्लेस सेफ्टी। इस केस की जो प्रोसीडिंग्स है वो अभी ऑनगोइंग है। ये केस कहां साइट किया जाता है? सेक्शन 376 आईपीसी जैसे केसेस के अंदर और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस वाले केसेस के अंदर साइट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट केस है फॉर अंडरस्टैंडिंग जुडिशियल सेंसिटिविटी एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर। जुडिशरी
व्यूज के अंदर आपको ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द मेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रायल कोर्ट रीजनिंग. इज इट क्लियर? अगला जो केस है स्टेट वर्सेस चिन्मयानंद 2020 इलाहाबाद हाई कोर्ट. स्टेट वर्सेस चिन्मयानंद 2020 सुप्रीम कोर्ट, सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट. ये केस है सेक्शन 376 सी पर सेक्सुअल फेवर थ्रू अब्यूज ऑफ पोजीशन. सेक्शन 376 सी सेक्सुअल फेवर थ्रू अब्यूज ऑफ पोजीशन. बड़ी पार्टी के यूनियन मिनिस्टर के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी चिन्मयानंद पर एक लॉ स्टूडेंट ने एलिगेशन लगाया ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. देश की एक बहुत बड़ी पार्टी के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्वामी चिन्मयानंद पर एक लॉ स्टूडेंट ने एलिगेशन लगाया ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. एफआईआर एंड एविडेंस ने यह शो किया कि हाँ उसे थ्रेट्स मिले थे टू एकेडमिक फ्यूचर से रिलेटेड, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, और जो कोर्ट ने डिसीजन लिया इन चीजों के ऊपर लिया. प्रोमिसेस ऑफ करियर हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ साइलेंस, कि अगर वो चुप रहेगी तो उसकी मदद की जाएगी कि वो उसका करियर वेल एस्टेब्लिश्ड रहे. इस केस के अंदर ही वाज नॉट चार्ज्ड विद फुल रेप बट आईपीसी सेक्शन 376 फॉर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर सेक्सुअल बेनिफिट. यह केस क्या शो करता है? टीचेस एस्पिरेंट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 376 एंड 376C. Section 376C IPC applies where there is a coercion without physical force. This case is vital for administrative abuse plus sexual exploitation cases. आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 376 है ये लेसर नोन है बट हाईली एग्जाम रेलिवेंट भी है जब आप रेप से रिलेटेड आपका कोई सवाल आता है. एविडेंस में वीडियो एंड डिजिटल एविडेंस, थ्रेट्स एंड मैनिपुलेशन से रिलेटेड. इज इट क्लियर? अब बात करते हैं अगली जजमेंट की. स्टेट वर्सेस कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप केस 2019. कोर्ट है 30 हजारी कोर्ट दिल्ली. प्रोविजन है सेक्शन 376 रेप, (302) custodial death, section 363 kidnapping and section 366 जो किडनैपिंग से ही रिलेटेड है. ये केस सिर्फ एक रेप का नहीं था, इट वॉज एन एंटायर सिस्टम कोलैप्सिंग. उन्नाव रेप केस वॉज नॉट जस्ट अ रेप केस, इट वॉज अ केस कि कैसे सिस्टम कोलैप्स करता है. एक सिटिंग एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर was found guilty of raping a minor girl in 2017. सिटिंग एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को गिल्टी करार किया जाता है, पाया जाता है एक माइनर गर्ल के रेप के लिए 2017 में. जब वो कंप्लेंट फाइल करती है, हर फादर वाज जेल्ड एंड किल्ड. जब वो अपने खिलाफ जो जघन्य अपराध हुआ है उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करती है तो उसके फादर को जेल में डाल दिया जाता है और मार दिया जाता है. शी मेट विद अ मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट, फिर उसके साथ एक कार दुर्घटना हो जाती है. सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिवील करती है अ डीप क्रिमिनल नेक्सस. ही वाज कन्विक्टेड बाय 30 हजारी कोर्ट ऑन द फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 376, 373, 363, 366 and other persons were booked for 302 IPC due to custodial death of her father. Other person accused in the matter, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर वो प्रोविजन लगे. ये केस रेलिवेंट है फॉर लैंडमार्क ऑन रेप एंड कस्टोडियल वायलेंस. दिस केस रिवील स्टेट कॉम्प्लिसिटी एंड मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर. ये केस परफेक्ट एग्जाम्पल भी है रेप प्लस मर्डर अंडर आईपीसी के लिए. जुडिशरी एस्पिरेंट्स आपको ये केस शो करना है फॉर एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस इन रेप ट्रायल से.
नेक्स्ट जजमेंट इज पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 सुप्रीम कोर्ट। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है मेनली सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन पर, कॉमन इंटेंशन पर वर्सेस सिमिलर इंटेंशन पर। सुप्रीम कोर्ट का क्लासिक प्रेसिडेंट है फॉर आईपीसी सेक्शन 34। 3 brothers attacked a man, only one actually stabbed him। 3 भाइयों पर आरोप लगे, 3 भाइयों ने एक व्यक्ति के ऊपर अटैक किया जिसमें से सिर्फ एक ने ही एक्चुअल में उसको स्टैब किया था। बाकी बोले हम सिर्फ साथ थे, हमने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेजेंस प्लस एक्टिव पार्टिसिपेशन प्लस शेयर्ड इंटेंट प्लस कॉमन इंटेंशन इज इक्वल टू कॉमन इंटेंशन, कि आप वहां पर खड़े हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है और आपका शेयर्ड इंटेंट भी है, तो एक कॉमन इंटेंशन शो करता है, मतलब आपकी भी वही लाइबिलिटी होगी जो मेन स्टैबर की है। बट मियर प्रेजेंस इज नॉट इक्वल टू लाइबिलिटी। अगर कोई वहां पर सिर्फ खड़ा है तब क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी। रेलिवेंस की बात करें तो ये डिफाइन करता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को। मोस्ट साइटेड केस है ऑन जॉइंट क्रिमिनल इंटेंट अंडर आईपीसी 34। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस आंसर्स ऑन क्रिमिनल ग्रुप लाइबिलिटी। आपको ये केस यूज करना है विद शंकरी लाल वर्सेस स्टेट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 34 एंड 149 के ऊपर। लॉ स्टूडेंट, अभी तक आपने भारत के कुछ मोस्ट सोशली एंड लीगली इंपैक्टफुल जजमेंट कवर किए, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड हो, वर्क प्लेस प्रेडिटेटर से रिलेटेड हो, सब एक ही कानून के सामने अकाउंटेबल है। आपको क्या लगता है, तरुण तेजपाल हो, चिन्मयानंद हो या आसाराम हो, किस केस ने सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट को शेक किया? कमेंट में बताइएगा जरूर, और यह भी बताइएगा कि आपको उस केस ने इतना क्यों शेक किया। अब अगली जजमेंट की तरफ चलते हैं। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925 प्रीवी काउंसिल। ये भी केस आपका सेक्शन 34 पर ही है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के एस्पेक्ट पर है। इज इट क्लियर? यहां ये एक ऐसा जजमेंट है जिसने कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया इंडियन क्रिमिनल लॉ के अंदर। बरेंद्र कुमार वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ पोस्ट ऑफिस while his accomplice shot and killed the postmaster during a robbery। बरेंद्र कुमार बाहर रहकर इंतजार कर रहा था जब उसके साथी डाक खाने के अंदर पोस्टमार्टम को मार रहे थे, डकैती के दौरान, रॉबरी के दौरान, लूटपाट के दौरान। बरेंद्र कुमार डिड नॉट फायर द गन बट ही वॉज पार्ट ऑफ द प्लान एंड वॉज आर्म्ड। बरेंद्र कुमार ने कोई गोली नहीं चलाई, ना उसने किसी को मारा, मगर वो प्लान का हिस्सा था और वो वहां मौजूद था और उसके पास हथियार भी था। प्रीवी काउंसिल ने इस केस के अंदर कहा इवन इफ समवन डज नॉट परफॉर्म एक्ट देमसेल्फ, चाहे वो एक्ट खुद से नहीं करता, they are still liable if the act was done in furtherance of common intention। इस केस का रेलेवेंस बनता है लैंडमार्क केस फॉर सेक्शन 34 आईपीसी, और ये भी क्लैरिफाई करता है हाउ इवन साइलेंट पार्टनर्स कैन बी हेल्ड लायबल, कि किस तरीके से जो साइलेंट पार्टनर होते हैं उनको भी लायबल किया जा सकता है। ये आपको केस साइट करना है ऑन जॉइंट लायबिलिटी क्वेश्चंस के ऊपर। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए टू अंडरस्टैंड हाउ प्रेजेंस प्लस इंटेंट इज इक्वल टू क्रिमिनल लायबिलिटी पर। अगला केस है जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025। जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025। आईपीसी सेक्शन 302 एंड 376 पर यह केस है। एकदम रिसेंट और रेलिवेंट केस है फॉर ऑल 2025 जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स। इन दिस केस क्या हुआ था? ए माइनर गर्ल वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय द एक्यूज्ड
माइनर गर्ल को रेप किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया एक्यूज्ड के द्वारा। कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी। की हाईलाइट क्या है? डीएनए मैच हुआ और मेडिकल टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई, उसके बेस पर एक्यूज को सजा दी गई। लास्ट सीन थ्योरी प्रूव हुई फॉर प्रूविंग द चेन ऑफ एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ट्रायल एंड सेंटेंसिंग बेस थी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, ये भारतीय न्याय संहिता के हिसाब थे। ब्रूचैलिटी प्लस विक्टिम वल्नरेबिलिटी मींस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। फर्स्ट फ्यू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अंडर भारतीय न्याय संहिता ये है। 63 के अंदर आपका रेप का ऑफेंस है ना, तो उसी के हिसाब से, और सेक्शन 100 के अंदर आपका मर्डर है, तो उसी के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से ये जजमेंट है। मस्ट कोर्ट इन एनी क्वेश्चन ऑन बीएनएस सेक्शन 63 एंड 103। जुडिशरी के न्यू एरा के लिए ये जजमेंट इज लाइक अ टॉर्च बियरर, ध्यान रखिएगा। अगला जजमेंट है पी रथियानाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है अटेम्प्ट टू सुसाइड पर, आईपीसी के सेक्शन 309 पर, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर ओमिट कर दिया गया है, जिस अपराध को अब ओमिट कर दिया है। आईपीसी के 309 पर था और ये जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है इसको भारतीय न्याय संहिता के अंदर ओमिट कर दिया गया है। दिस वाज अ बोल्ड एंड ह्यूमैनिटेरियन जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुसाइड अटेम्प्ट शुड नॉट बी पनिश्ड, इट इज अ कॉल फॉर हेल्प नॉट अ क्राइम। कि जो बंदा सुसाइड कर रहा है, अपना अटेम्प्ट कर रहा है, अपना मरने की कोशिश कर रहा है, भाई तुम उसको अपराधी मानकर जेल में डाल रहे हो। अरे भाई उसको हेल्प करो, उसको क्या दिक्कत है, उसको उस दिक्कत को दूर करो। वो तुमसे मदद मांग रहा है और तुम उसे जेल में डाल रहे हो। सुसाइड अटेम्प्ट शुड नॉट बी पनिश्ड, इट इज अ कॉल फॉर हेल्प नॉट अ क्राइम। कोर्ट ने सेक्शन 309 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इस केस के अंदर क्या हुआ, जो सेक्शन 309 है दैट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको गैर संवैधानिक डिक्लेयर किया। और यही कारण है कि हमने बीएनएस के अंदर इस अटेम्प्ट टू सुसाइड को अब एक ऑफेंस नहीं बनाया है। कोर्ट ने उसको क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया? क्योंकि कोर्ट ने यह बोला कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट नॉट टू लिव अ फोर्स्ड लाइफ। कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर राइट नॉट टू लिव अ फोर्स्ड लाइफ इंक्लूड होगा। बट दिस वाज लेटर ओवर रूल्ड इन ज्ञानकौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन बीएनएस 2023 सेक्शन 309 इज कंप्लीटली रिमूव्ड थैंक्स टू सेक्शन 115। रेलिवेंस क्या है? ये शो करता है मेंटल हेल्थ जूरिस्प्रूडेंस इवोल्यूशन के बारे में। ये केस आपका इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग के लिए, एथिक्स के लिए, बीएनएस कंपैरिजन के लिए, और इसके साथ साथ ये एक्सप्लेन भी करता है कि व्हाई अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नो लॉन्गर अ क्राइम। दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, ध्यान रखिएगा। अगली जो जजमेंट है वो है प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2006 सुप्रीम कोर्ट। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस केस की साइटेशन 2006 सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा। आईपीसी बीएनएस सेक्शन 376 रेप, और बीएनएस के अंदर सेक्शन 63 रेप के ऊपर ये अपराध है, केस है। दिस केस रेज्ड एन अनयूजुअल लीगल क्वेश्चन, कैन अ वुमन बी चार्ज्ड फॉर रेप। इस केस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, क्या कभी किसी महिला को रेप के लिए चार्ज किया जा सकता है? प्रिया पटेल वाज एक्यूज्ड ऑफ असिस्टिंग हर हस्बैंड इन कमिटिंग रेप। इस केस के अंदर जो प्रिया पटेल थी उसके ऊपर चार्ज लगे कि उसने अपने हस्बैंड की मदद की है इन कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ रेप, तो कॉमन इंटेंशन वाला एस्पेक्ट लग के उसके ऊपर भी रेप का अपराध का चार्ज लगना चाहिए। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सिंस रेप अंडर सेक्शन 376 इन्वॉल्व्स अ पीनाइल वेजिनल पेनिट्रेशन, क्योंकि ये केस कब का है? 2006 का है, आईपीसी के समय का है। और उस समय जो आईपीसी की डेफिनेशन थी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से पहले वाली एप्लीकेबल थी, सिर्फ पीनाइल और वेजिनल इंटरकोर्स को ही रेप की संज्ञा के अंदर इन्वॉल्व किया गया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस रेप अंडर सेक्शन 376 कंसिस्ट ऑफ
penile penetration, so a woman cannot be prosecuted as a principal offender. तो उस स्थिति में महिला को आप एक प्रिंसिपल ऑफेंडर के रूप में आरोपित नहीं कर सकते, बट शी कैन बी चार्ज विद अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप. आप प्रिंसिपल ऑफेंडर की तरह महिला को चार्ज नहीं कर सकते, बट शी कैन बी पनिश्ड एज आइदर कॉन्स्पिरेटर और अबेटर. दिस केस इज वेरी क्रूशियल फॉर जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंसेस. ये डिफाइन करता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट अंडर सेक्शन 376 रेप एंड सेक्शन 63 बीएनएस जो रेप से रिलेटेड है. वेरी यूजफुल है मेंस क्वेश्चंस के लिए ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस. मस्ट रीड केस है फॉर यूके पीसीएसजे एंड आरजीएस अपकमिंग एग्जामिनेशन. अगला केस है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965 सुप्रीम कोर्ट. एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965 सुप्रीम कोर्ट. ये केस रिलेट करता है आईपीसी के सेक्शन 361 से और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 137 से किडनैपिंग फ्रॉम अनलॉफुल गार्जियनशिप से. किडनैपिंग फ्रॉम अनलॉफुल गार्जियनशिप से. इस केस में हुआ क्या था? इस केस में एक 17 साल की लड़की वॉलंटरली अपने घर से निकल गई विद द एक्यूज्ड. कोई फोर्स यूज नहीं हुआ, कोई थ्रेट नहीं दिया गया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई माइनर खुद अपने घर से जाता है और कोई इंड्यूसमेंट नहीं है तो किडनैपिंग नहीं होती. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई माइनर खुद अपने घर से जाता है और कोई इंड्यूसमेंट नहीं है तो किडनैपिंग नहीं होती. की डिस्टिंक्शन इस केस के अंदर टेकिंग और अलाउिंग समवन टू अ कंपनी के अंदर है. टेकिंग आउट ऑफ अनलॉफुल गार्जियनशिप, यहां पर शी वॉज नॉट टेकन आउट ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप. शी हरसेल्फ अलाउ समबडी एल्स टू अकम्पनी हिम. तो इस केस के अंदर एस वरदराजन के ऊपर चार्ज नहीं लगे. रेलिवेंस क्या था? ये डिफाइन करता है स्कोप ऑफ किडनैपिंग वर्सेस इलोपमेंट को. ये केस परफेक्ट है फॉर माइनर कंसेंट कम्स अंडर सेक्शन 137 बीएनएस के लिए. वेरी कॉमनली आस्क्ड इन जुडिशरी एग्जाम. किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप उस एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है. आपको ये ध्यान रखना है कि माइनर के वॉलंटरी एक्शन को भी कोर्ट्स डिफरेंशिएट करते हैं. इंटेंट इज एवरीथिंग. अभी तक हमने क्या देखा? कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी से लेकर जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंसेस से रिलेटेड केसेस को हमने डिस्कस किया है. पावरफुल इंसाइट लेके आते हैं अभी तक के केसेस आपके क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कंसेंट से, नए भारतीय न्याय संहिता का जो रिफॉर्म्स हैं उन पर. अभी तो कुछ केसेस और बचे हुए हैं. आपके लिए एक सवाल है उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले. डू यू थिंक दैट रिमूविंग क्रिमिनल पनिशमेंट फॉर सुसाइड अटेम्प्ट वाज द राइट मूव? सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया, अब बीएनएस के अंदर भी नहीं है, तो क्या वो एक राइट स्टेप है या नहीं है? आपका जो भी जवाब हो उसके रीजन के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताइएगा. अगला केस है के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 सुप्रीम कोर्ट. करप्शन से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, प्लस आईपीसी के भी प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं. आईपीसी का सेक्शन 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, सेक्शन 409, सेक्शन 409, सेक्शन 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से है. सवाल ये था कैन जजेस बी कैन सिटिंग जजेस बी प्रोसिक्यूटेड अंडर एंटी करप्शन लॉज? कैन जजेस बी प्रोसिक्यूटेड अंडर एंटी करप्शन लॉज? ये सवाल था. ये सवाल उठा इसी लैंडमार्क जजमेंट में जिसमें एक्यूज्ड एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर लेट डाउन किया कि जजेस आर पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. जजेस जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत. प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट जरूरी होता है उनके केसेस के अंदर बिफोर प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी सिटिंग और फॉर्मर हाई कोर्ट जज. कोर्ट ने ये क्लियरली बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी.
कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही उससे ज़्यादा ज़रूरी है। लैंडमार्क केस है जुडिशियल एथिक्स पर, और ये केस एक्सप्लेन भी करता है हाउ टू प्रोसिक्यूट जजेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मैनर। और ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अभी जस्टिस यशवंत वर्मा वाला फॉर्मर क्या अभी तो हैं, अभी वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। उनके रिगार्डिंग अब क्या होने वाला है, हो सकता है आज सेशन स्टार्ट हो गया है, इम्पीचमेंट हो जाए उनकी, क्योंकि जो अभी तक जो प्रोसेस हुआ है वो ये सजेस्ट कर रहा है बिकॉज ही इज नॉट वॉलंटरली रिजाइनिंग, तो अब ही विल फेस इम्पीचमेंट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो उस एस्पेक्ट से भी ये केस इंपॉर्टेंट होता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। जजेस के ऊपर भी लॉ का कंट्रोल है, कानून का कंट्रोल है वाया प्रॉपर चैनल्स, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जब भी आपको किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना होता है, लाइक सिटिंग जज, हाई कोर्ट सिटिंग जज और फॉर्मर जज, then in that case presidential sanction is required before prosecution. Moving further, अगला केस है वर्षा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लैंडमार्क जजमेंट है 1958 सुप्रीम कोर्ट मर्डर के ऊपर, और मर्डर के भी क्लॉज थर्डली के ऊपर, जो अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 101 के अंदर डिफाइन है। ये केस एक मर्डर लॉ का क्लासिक एग्जाम्पल है, डिफाइनिंग द थर्डली क्लॉज ऑफ सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 पॉइंट टेस्ट लेट डाउन किए थे इसमें मर्डर से रिलेटेड। पहला, बॉडीली इंजरी मस्ट बी देयर, दूसरा, इट मस्ट बी इंटेंशनल, तीसरा, इट शुड बी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, और चौथा, द इंटेंशन मस्ट रिलेट टू द सफिशिएंसी ऑफ द इंजरी। मतलब क्या है, चारों को मैं आपको बता रहा हूं। थर्डली क्लॉज के अंदर केस कब आएगा, जब शरीर के ऊपर कोई बॉडीली इंजरी प्रेजेंट होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, और जो इंजरी प्रेजेंट है वो इंटेंशनल होनी चाहिए, सोच समझ के की जानी चाहिए। तीसरा, इट शुड बी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, और वो जो इंजरी शरीर के ऊपर है वो कैसी है, वो सफिशिएंट होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के अंदर मारने के लिए। चौथा, द इंटेंशन मस्ट रिलेट टू द सफिशिएंसी ऑफ द इंजरी, और जो इंटेंशन है वो कैसी होनी चाहिए कि जो इंजरी है वो सफिशिएंट हो मारने के लिए। कोर्ट ने कहा इवन इफ देयर वाज नो इंटेंशन टू किल, चाहे कोई भी इंटेंशन मारने की नहीं है मगर इंजरी करने की, और वो इंजरी ऐसी है कि कोई बंदा जनरली मर सकता है, इंजरी इन्फ्लिक्टेड इज सो सीवियर दैट इट इज बाउंड टू कॉज डेथ, इट इज मर्डर। रेलेवेंस क्या है, क्रिटिकल फॉर कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर डिबेट, मस्ट यूज प्रेसिडेंट है फॉर बीएनएस सेक्शन 101 क्लॉज सी के लिए। फ्रीक्वेंटली आपके मेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है यहां से सवाल, ध्यान रखिएगा। इंटेंट प्लस सफिशिएंसी इज इक्वल टू मर्डर इवन विदाउट डायरेक्ट इंटेंट टू किल। अगली जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज मेयर हंस जॉर्ज, 1965 सुप्रीम कोर्ट। आईपीसी का सेक्शन 23 और कस्टम एक्ट इन्वॉल्व है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज उसके ऊपर है। मेयर हंस जॉर्ज एक जर्मन नेशनल थे, उनको अरेस्ट किया गया फॉर कैरिंग गोल्ड इनटू इंडिया, जो कि बैंड था। उनका डिफेंस ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला वंस अ लॉ इज नोटिफाइड एवरीवन इज डीम्ड टू नो इट, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। जब एक कानून एक बार अगर नोटिफाई कर दिया जाए तो ये मान लिया जाता है कि सबको इसके बारे में पता है, कोई एक्सक्यूज नहीं ले जा सकता कि हमें नहीं पता है। ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों पर, सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। रेलेवेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ग्रेट टू अंडरस्टैंड मेंसरिया एक्सेप्शंस के लिए, परफेक्ट फॉर कस्टम टैक्सेशन रेगुलेटरी ऑफेंसेस एज वेल एज मेंसरिया वाले के क्वेश्चन के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली जजमेंट है अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025 सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है आईपीसी के सेक्शन 343 पर, 370 पर और 120 बी पर। इशू क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट प्लस ट्रैफिकिंग एलिगेशन से रिलेट ये केस करता था। इसमें क्या हुआ कि एक बेसिकली मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इस केस के अंदर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड ये केस था और जिसके ऊपर आरोप लगे थे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, उसने एक दरवाजा बंद किया, दूसरा दरवाजा खुला हुआ था।
तो कोर्ट ने माना है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में बता रहा हूँ। एक डीआरडीओ साइंटिस्ट थे, डीआरडीओ के साइंटिस्ट अजय मलिक, पर यह एलिगेशन लगा था कि उन्होंने अपने घर में एक डोमेस्टिक वर्कर को कन्फाइन किया बाय लॉकिंग वन ऑफ द टू डोर। घर के 2 दरवाजे थे, उसमें से एक दरवाजे को लॉक करके उसको अंदर छोड़ दिया। तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया उनके नौकर का। आईपीसी सेक्शन 370 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, आईपीसी सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो भी इन्वॉल्व किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि इफ वन डोर इज लॉक्ड बट अनदर इज ओपन एंड द पर्सन हैज अ मोबाइल एंड एंट्री पास देन इट इज नो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कि जब एक दरवाजा बंद किया जाए और दूसरा दरवाजा खुला रखा जाए और जिसको अंदर रखा गया उसके पास मोबाइल भी है और वो सोसाइटी का एंट्री पास भी उसके पास है, वो आ सकता है, बाहर जा सकता है, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड इन दिस केस देयर इज नो प्रिमा फेसाई एविडेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन दिस केस। ये केस क्लैरिफाई करता है आईपीसी 343 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को। सेक्शन 482 सीआरपीसी पावर टू क्वैश बोगस एफआईआर से भी रिलेट करता है। इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्राइमा फेसाई टेस्ट इन क्रिमिनल लॉ के लिए। फॉल्स चार्ज को फिल्टर करना भी जस्टिस का पार्ट है, ये भी केस हमें बताता है। अगला केस है रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लास्ट केस ऑफ दिस एंटायर सेशन 1965 सुप्रीम कोर्ट टॉप 50 जजमेंट का आपकी 50वीं जजमेंट है ये। रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 सुप्रीम कोर्ट। ये केस रिलेट करता है सेक्शन 292 ऑब्सिनिटी एंड फ्री स्पीच से रिलेटेड। ये केस एक बुक स्टोर ओनर के खिलाफ था जिन्होंने लेडी चैटरलीज लवर की नाम की किताब बेची जो उस टाइम ऑब्सीन मानी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन उनका अपहोल्ड किया अंडर हिकलिन टेस्ट। हिकलिन टेस्ट क्या था कि ऑब्सीन इज दैट विच करप्ट एंड डिप्रेव दोज हु आर मोस्ट ससेप्टिबल। हिकलिन टेस्ट ये है कि वो चीज ऑब्सीन होगी जो किसी के माइंड को करप्ट कर रही है और डिप्रेव कर रही है कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। ये जो हिकलिन टेस्ट है ये 2014 के अंदर अवीक सरकार वर्सेस वेस्ट बंगाल के अंदर ओवररूल हो गया एंड दिस केस लेड द फाउंडेशन फॉर द अवीक सरकार केस and reforms in the BNS as well. This case helps in essay and constitutional law discussions, shows evolution of morality versus freedom of speech in Indian law. Free speech is vital, but so is the public decency. ये टेंशन आज भी relevant है, ध्यान रखिएगा. From judges on trial to obscenity laws, from economic offenses to freedom of expression, we have discussed top 50 IPC BNS judgment, very important for UK PCSJ, upcoming RJS and other different exams for you. आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अंत में. डू यू थिंक लुकिंग इनटू वंस डोर, लुकिंग जस्ट द वन डोर, एक दरवाजे पर ताला लगाना, कैन एवर अमाउंट टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? कमेंट योर व्यूज बिलो. जजमेंट का असली अर्थ दून लॉ मेंटर के साथ समझिए. अब लास्ट में सेशन को कंक्लूड करते हैं. What a journey of law, justice and constitutional awakening. From the poetic dissent in the Imran Pratap Ghadi to the bold constitutional recognition in the Navtej Zohar to the moral thunderstorm in the Joshab sign. ये जो 50 जजमेंट हमने डिस्कस किए हैं ये भारत के इवॉल्विंग कंसाइंस का दर्पण है. Each case taught us law is not just ink on the paper, law breathes through the stories. Every section of the BNS and IPC represents real people, real trauma, real justice and real criminal law. Judiciary is not just a cold machine, it is a living force of constitutional morality. Judiciary एग्जाम क्रैक करना है तो सिर्फ याद मत रखो, समझो चीजों को, अप्लाई करो और सोचो. आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एग्जॉस्टिव सेशन कैसा लगा, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा.
और कौन सी जजमेंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 15 अगस्त से आपके साथ जुडिशरी और एपीओ के लिए 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अलग से आप जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एक होगा आपका हिंदी मीडियम के लिए, प्रॉपर हिंदी मीडियम के लिए, और एक होगा आपका इंग्लिश मीडियम के लिए। सारे कोर्सेज़ की जानकारी आपको हमारे दून मेंटर एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगी। आप वहाँ से हमारे कोर्सेज़ में जॉइन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, किसी और टॉपिक पर, किसी और मुद्दे पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।